हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का मैथ्स, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सिंबल्स और इनके मीनिंग समझ जाओगे तो ये फर्दर आगे बहुत सारे सेंटेंसेस में और पैराग्राफ में इस्तेमाल होने हैं और आपको बड़े ईजी अंडरस्टूड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले सिंबल हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं देयरफॉर का, जिसमें आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल बन रहा है बाय डॉटेड। ठीक है, ऐसे एक डॉटेड ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस डॉटेड ट्राइंगल का मीनिंग होता है सो या देयरफॉर। सो या देयरफॉर का मतलब होता है कि अगर हिंदी में कहें कि इसलिए, है ना, और या उस कारण से। अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाएं, इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाएं, तो द न्यू ट्रेन्स हैव मोर पावरफुल इंजन्स एंड आर देयरफॉर फास्टर। ठीक है, जो नई ट्रेन हैं उनके बहुत पावरफुल इंजन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। द न्यू ट्रेन्स ठीक है, फास्ट। आई होप आप समझ गए होंगे देयरफॉर इसलिए का मतलब। ठीक है, अगला जो सिंबल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिकॉज का, जिसमें हमें एक डॉटेड ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन वो उल्टा है। ठीक है, आप देख रहे हैं वो थोड़ा वो एकदम उल्टा है। ठीक है, बिकॉज का मतलब अगर हिंदी में कहें तो मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाएं तो कह सकते हैं कि आज हमने खेलने जाना था, क्योंकि बारिश होगी हम नहीं गए, है ना। तो अगर हम इसमें दे डोंट गो फॉर अ वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, या ऐसे बन सकते हैं कि वी डोंट गो फॉर अ पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं for a walk। Because it was raining, right। के बाद हम अगला जो पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का अगर हम बात करें मीनिंग की, तो इम्प्लाइज का मतलब होता है कि किसी को बिना कुछ कहे किसी की तरफ संकेत करना या इशारा करना। ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, अगर हम इसका एक सेंटेंस देखें तो आप देख सकते हैं एक एरो की तरह बना हुआ है। ही डोंट से सो बट ही इम्प्लाइड दैट इट वाज लाइंग। इस लाइन का मतलब यही है कि ही डिडंट से सो, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बट उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया कि ये जो है झूठ बोल रहा है। तो बता देते हैं। ठीक है, मतलब किसी की तरफ इशारा करना, ये संकेत करना बिना कुछ कहे, इम्प्लाइज का मतलब होता है ही डिडंट से सो बट ही इम्प्लाइड that I was lying। ओके, राइट स्टूडेंट्स। अगला सिंबल है हमारा ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब आपको पता ही होगा कि ग्रेटर देन का मतलब कि किसी चीज़ से बड़ा होना। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर इसको रखा जाएगा तो जिस तरफ को इसकी माउथ की ओपनिंग होगी वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन आप सिंबल देख रहे होंगे ग्रेटर देन का इस तरह से है। ठीक है, इसको दो नंबर से, जैसे यहाँ पे लिख दिया 108 और यहाँ पे लिख दिया 95, है ना। 108 जो है 95 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है लेस देन का साइन। आपने देखा होगा लेस देन का साइन ऐसे है। तो यहाँ पे लेस देन के साइन में जो नंबर है वो छोटा होगा उसको लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख लिया 78 और यहाँ पे लिख लिया 100। तो यहाँ पे ये क्या है, लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन के सिंबल में राइट साइड को ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड को क्लोज हो रहा है, और लेस देन सिंबल में वो
राइट साइड को ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड को क्लोज हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड को ओपन हो रहा है, राइट साइड को क्लोज हो रहा है, और ये राइट साइड को ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड को क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ को ओपनिंग होती है उसका ओपनिंग होती है, वो जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सिंबल है पैरेलल। क्या पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, आई थिंक इससे पहले भी, कि दो लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही कभी मीट करती हैं, और जिनमें से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए तो उनमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जाई जाए तो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, इन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस भी समझ गए। अगला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाऊँ, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 90 डिग्री बनाती है। या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है हमेशा। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस के अपोजिट जो एकदम एंगल होता है, या जो सी पे अपोजिट साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी पे जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर का मतलब कि जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे से मीट कर रही हैं, टच कर रही हैं, जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, ए बी है, और ये सी डी है, तो ये जो है आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का सिंबल एक ये सिंबल है कि जैसे कभी भी हमें कॉन्ग्रुएंसी में या सिमिलैरिटीज़ में ट्राइंगल का सिंबल को इस्तेमाल करना, तो हमने जैसे जैसे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम वहाँ पे पूरा एक छोटा सा ट्राइंगल बना के बताते हैं कि जो पी क्यू आर है या ए बी सी है, बेसिकली ये एक ट्राइंगल है, राइट। इससे हमें पता चल गया ना कि ए बी सी पी क्यू आर है क्या। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। इसे जब हम किसी भी आगे लिख देंगे तो इसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, भले ये ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल के पॉइंट्स है। ठीक है, ए बी सी किसके हैं? ट्राइंगल के पॉइंट्स है, पी क्यू आर भी ट्राइंगल्स के पॉइंट्स। उससे अगला एंगल का है, आप देख सकते हैं एंगल का है। एंगल का भी ऐसे ही है कि जैसे हम एंगल्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो अब लिखते होते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, है ना। तो वहाँ से आप समझ जाएंगे ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों जो है एंगल है। ठीक है, और एंगल हमेशा पता है कहाँ पर होगा? जो इन दोनों के मिड में जो पॉइंट होगा, राइट। अगला सिंबल है हमारा, ये जो दो डॉट्स आ रहे हैं एक लाइन में, इसको कहते हैं रेशियो का सिंबल। ठीक है, रेशियो का सिंबल बेसिकली ये बताता है कि हमें कोई भी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन शो करता है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिख दूँ, रेशियो को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, कि 5:4, ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 5/4 भी लिख देते हैं, राइट। 5:4 का मतलब ये है कि जो होल है उसमें से 5 इसके हैं और इसके 4 है, राइट। तो 5 जो है बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, हमें इससे टोटल उसका अमाउंट का कोई एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन 5 जो है जो भी होल होगा उसमें से 5 इसके हैं, 4 इसके हैं। ठीक है, या अगर हम इसका ऐसे भी लिख देते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दिस क्लास इज़ 3:1। ठीक है, तो 3:1 है। ठीक है, 3:1 है। ठीक है, तो पता चल गया कि जो ये बॉयज़ हैं 3:1 ही है। ठीक है, कि जो भी होल होगा, सोच लो टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो उसमें 3:1 का मतलब होगी 30 जो है बॉयज़ होंगे, 1 जो है 10 जो है गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो रेशियो को एक तरह से उसको फ्रैक्शन में लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब एक और आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल से मैं बता देता हूँ रेशियो क्या होती है। जैसे सोच लो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा में जो है टोटल जो है हमारे पास 6 स्लाइसिस है। ठीक है, 6 स्लाइसिस हैं पिज़्ज़ा की। ठीक है, तो 6 में से अभी जब हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा लिया तो हमने केवल उसमें से 6 में से केवल 4 ही स्लाइसिस खाई, राइट। बाकी 2 जो है हमने सोचा कि घर जाके खा लेंगे, ठीक है, या भी नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसिस कितनी थी? स्लाइसिस कितनी थी? 6। ठीक है, और हमने उस टाइम खाई कितनी? 4। होल में से हमने केवल 4.6 खाई। ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे तो 2/3 आएगा।
तो रेशो कितनी बनी 2:3। तो रेशो को इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब वो बता रहा है कि दो क्वांटिटीज़ को बता रहा है और ये बता रहा है कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस। तो हमने 6 में से केवल 4 ही खाई, ठीक है। इस तरीके से रेशो को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कई बार तो मतलब रेशो में होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें से होता है, बट कई बार क्या होता है कि हमें टोटल अमाउंट का कोई एस्टिमेशन ही नहीं होता, बट बता दिया जाता है कि ये चीज़ इतनी रेशो में, जैसे स्टूडेंट्स के केस में बता दिया है ना, या किसी देश की पॉपुलेशन को बता दिया कि उस देश की पॉपुलेशन अगर बॉयज़ और गर्ल्स की देखी जाए तो 3/1 है, ठीक है, कि 3 उसमें जो रेशो है 3/1 है। पॉपुलेशन बताइए तो एग्जैक्ट नहीं पता होती, फिर तो अगर टोटल पॉपुलेशन बताएंगे उसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज़ को बताया जाता है, राइट। उसके बाद अगला है प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एक कंप्यूटर की ना स्क्रीन है, ठीक है, उसकी जो एक साइड है वो है 40 सेंटीमीटर की, राइट, और एक है 30 सेंटीमीटर की। अगर आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है तो आप 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में तो बनाओगे नहीं, राइट। तो आप क्या करोगे कि इसकी जो कंप्यूटर की एक स्क्रीन है उसको 4 सेंटीमीटर बना दोगे, राइट, 4 सेंटीमीटर बना दो, और एक क्या है 3 सेंटीमीटर बना दोगे, राइट, एक 3 सेंटीमीटर बना दोगे। जब 3 सेंटीमीटर 4 और 3 सेंटीमीटर बना दोगे तो आपने बेसिकली उसकी रेशो में ले लिया, ठीक है। अगर हम लिखे 40/30 इज इक्वल टू अपने 4/3 में ले लिया, ठीक है। सिमिलरली कोई और स्टूडेंट है, मे बी उसको जो है अपनी नोटबुक में जब बनाए स्क्रीन बनाए तो उसको एक साइड 8 सेंटीमीटर बना दे और एक साइड 6 सेंटीमीटर बना दे, राइट। तो उसने जो है 40/30 को कैसे ले लिया 8/6, है ना। मतलब आपने तो उसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड करके इस रेशियो में ले लिया, और दूसरे स्टूडेंट ने भी इसको 5 से कॉमन फैक्टर 5 ढूंढा, उससे डिवाइड करके 8/6 में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है, जो हमारा प्रपोर्शन का सिंबल है डबल कॉलन का, ठीक है, वो सिंबल ये है कि प्रपोर्शन कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज को। मतलब ये जो रेशियोज है आपस में इक्विवेलेंट है ना, 40/3 40/30 4/3 इक्विवेलेंट है, 40/30 और 8/6 भी इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेशियोज होती है ना, उसे हम प्रपोर्शन कह देते हैं, राइट, इसे प्रपोर्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसे लिखते कहते हैं 4 और 3 ये भी इक्विवेलेंट रेशियोज ही हैं, 4:3 फिर डबल कॉलन, ठीक है, डबल कॉलन 8/6। तो इसे कहते हैं प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मीनिंग अगर कोई पूछे क्या है तो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, कि दो वो जो रेशियो इक्विवेलेंट सारी इक्विवेलेंट 8/6 4/3 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बात तो एक ही है ना। तो इक्विवेलेंट रेशियोज को क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं।